हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा फिजिक्स में। तो बच्चों, अपने लास्ट वाले 2 वीडियो आपने देखे तो उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था, एक तो कूलाम के नियम पर, एक आवेश पर और आवेश के गुणधर्म, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने लास्ट के 2 वीडियो आपको उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन रखें, जिसके कारण क्या है कि आपको वीडियो का इंटीमेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखो अपन ने जो कल लास्ट टाइम में जो बात किया था, लास्ट टाइम अपन यहाँ पर पता लग गया था कि कोई भी 2 आवेश हैं उनके मध्य जो कोई भी बल लगेगा तो वो चाहे आकर्षण स्वभाव का हो चाहे प्रतिकर्षण स्वभाव का हो, उसको अपन ने किससे ज्ञात किया था? कूलाम नियम से। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि कोई भी Q1 और Q2 कोई भी 2 आवेश हैं जो कोई r डिस्टेंस पर, r दूरी पर है, तो उनके बीच से लगने वाला फोर्स क्या होगा? F = KQ1Q2/r²। ये अपने कल कूलाम में देखा। अब देखो बहुल आवेशों के मध्य बल, इसका क्या तात्पर्य है? इसका सेंस है कि जैसे मान लो कोई निकाय ले लो, ये कोई निकाय है। ठीक है, इस निकाय में खूब सारे आवेश रखे हुए हैं, जैसे Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5 और यहाँ पर बीच में अपने कोई Q0 परीक्षण आवेश रख दिया। अब अपन बात करें कि इस निकाय में परीक्षण आवेश Q0, ये कौन है? परीक्षण आवेश। परीक्षण का तात्पर्य है कि जिस पर अपने को ये घटना देखनी है। परीक्षण आवेश Q0 पर इन सब आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी मान ज्ञात करना। अब बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश हो गए, इन सब के कारण अब आप भी जानते हो Q1 और Q0 के बीच में फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो। ठीक है, हो सकता है रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का, ये तो अपने को पता लगेगा इनके वे दोनों का नेचर क्या है, कि Q1 पॉजिटिव है कि Q0 भी पॉजिटिव है तो इनमें रिपल्सन है, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन है। तो इनके बीच में फोर्स मान लो कि अपन ने मान लिया F01। ऐसे Q2 और Q0 के बीच में फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? F02। ऐसे क्या मानोगे आप? Q3 और Q0 तो आप क्या कहोगे? F03। और ऐसे ही इसके बीच में F04 और F05। सेंस क्या हुआ कि Q0 पर जो फोर्स कौन कौन से हैं? Q0 पर लगने वाले बल कौन हो गए? लगने वाले बल क्या हुआ? Q1 के कारण क्या हुआ? F01। Q2 के कारण F02। Q3 के कारण F03। ऐसे डैश डैश करके Q5 के कारण क्या आ गया? F05। अब आपको पता है कि ये जो भी फोर्स हैं F1, F2, F3, F4, ये सब कोई सेम डायरेक्शन में नहीं है, इन सब की एक दिशा नहीं है। इस कारण अगर आपसे कहे कि Q0 पर परिणामी बल निकालो, तो परिणामी बल निकालने के लिए आप क्या कहोगे? कि आप कहोगे कि इन सब का भाई सर, इन सब का आप ऐड कर दो, इन सबको जोड़ दो। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि जो भौतिक राशियां सदिश होती हैं उनके लिए योग कौन सा काम में लेते हैं अपन? सदिश योग। और अदिश होती तो कौन सा काम में लेते? बीजगणितीय योग। देखो मैंने आपको आवेश में बताया था कि कुल आवेश निकालना हो तो आवेशों का कौन सा करते थे अपन? बीजगणितीय योग। लेकिन यहाँ पर अपने क्या निकालना है? कुल बल। तो कुल बल क्या होगा? इन सब का सदिश योग। तो अपन कहेंगे कि F रिजल्टेंट परिणामी बल वो क्या होगा? F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश। सेंस क्या हुआ कि यदि अपने को परीक्षण आवेश पर परिणामी बल निकालना है तो उस स्थिति में इस परीक्षण आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग करना होगा। क्या करना होगा? सदिश योग। और ये सदिश योग के कारण से जो रिजल्टेंट परिणामी जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो अपन क्या कह देंगे? परीक्षण आवेश पर परिणामी बल। अब देखो यही अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? अध्यारोपण सिद्धांत सदिश राशियों में भी लगता है, अदिश राशियों में भी लगता है। मतलब एक ही भौतिक राशि के विभिन्न मान उपलब्ध हों
एक ही भौतिक राशि के विभिन्न मान उपलब्ध हैं तो उस निकाय के लिए उस भौतिक राशि का परिणामी मान उपस्थित मानों का या तो बीजगणितीय योग होगा या सदिश योग होगा। जैसे कि अपन बात कही कि यहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत से अपन क्या कर रहे हैं, अध्यारोपण सिद्धांत देखो कैसे अप्लाई होता है। देखो कि यहाँ पर इस निकाय में एक ही भौतिक राशि है, कौन, बल, लेकिन उसके अलग अलग मान है। कौन कौन से, F01, F02, F03 ऐसे डेश डेश करके F05 या N तक है। तो अगर आप कहोगे इस निकाय का परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या कहता है अध्यारोपण सिद्धांत कि उपस्थित जो भी भौतिक राशि है उन सबका या तो सदिश योग करो या बीजगणितीय योग करो। तो बल क्या है, सदिश राशि, इस कारण परिणामी मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, इन सबका सदिश योग। तो ये अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी बल भी क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, सभी बलों का सदिश योग, सभी बलों का सदिश योग। ठीक, ये आपका बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण सिद्धांत। देखो इसको यहाँ पर थ्योरी के रूप में ये समझने में कोई बहुत इजी लगता है कि हाँ ठीक है, सभी बल हैं उन सबका सदिश योग कर देंगे, और यदि अधिस राशि होती तो सबका क्या कर देते, बीजगणितीय योग। लेकिन इसको अप्लाई करना, भौतिक विज्ञान में अप्लाई करना महत्वपूर्ण होता है कि आपने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन आप इसको लगाकर कोई क्वेश्चन सोल्व करें, न्यूमेरिकल सोल्व करें, तो पता लगेगा कि रियल में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना की कोशिश करूँ कि अपने कहते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान परिमाण के आवेश स्थित है। ठीक है, अब आप जैसे आगे क्या कहते हैं, समान परिमाण आवेश स्थित है। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्ष व त्रिभुज के केंद्रक, प्रत्येक शीर्ष व त्रिभुज के केंद्रक पर रखे परीक्षण आवेश पर परिणामी बल। ठीक, मतलब इसने एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन देने की बात करी। इसने कहा कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष है, भाई त्रिभुज के तीन ही शीर्ष होते हैं, और समबाहु का अर्थ क्या हो गया कि तीनों भुजाएं क्या है, समान, उसके प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश रखे, मतलब कोई भी तीन आवेश है लेकिन उनका मान क्या है, समान है। साथ में क्या करें कि प्रत्येक शीर्ष, साथ में क्या करें, त्रिभुज के केंद्र पर रखे परीक्षण आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये अध्यारोपण सिद्धांत या आपको बहुल आवेशों के कारण इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपन। देखो आप ध्यान से समझना, बहुत मोस्ट है। जैसे मान लो ये त्रिभुज ले लिया अपन ने, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। ठीक है, अब इसके आपने शीर्ष ले लो, ये ए शीर्ष हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया। समबाहु है तो आप भी मानते हो ये भुजा अगर एल है तो ये भुजा भी एल है, ये भुजा भी क्या होगी, एल। ए पर Q1 बराबर Q ले लें तो बी पर Q2 बराबर क्या होगा, Q, और सी पर भी Q3 बराबर Q। ऐसा आपने कोई क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 इज इक्वल टू Q, और भुजा की लंबाई बराबर L मान ले। ठीक है, अब देखिए कि अपने को अगर इसके केंद्रक की बात और कर रहा है तो केंद्रक क्या होता है कि इन शीर्ष से अगर अपन माध्यिकाएं खींचते ऐसे लंब डाल दो इन शीर्षों से, यही अपन कह सकते हैं माध्यिकाएं, ये जाकर जहां पर काटेंगी उसको अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक। तो ये हो गया केंद्रक। यहां पर एक परीक्षण आवेश अपन क्या मान ले, कोई Q नोट। हमने कह रहे Q नोट कौन है, परीक्षण आवेश। अब अपने को बल निकालने की उसने एक तो कहा कि प्रत्येक शीर्ष पर, जैसे ए पर बात करनी हो, बी पर या सी पर, किसी पर भी बल बात करें, या फिर अपन इसके केंद्रक पर बात करें। तो देखो आप
सबसे शीर्ष वाला बाद में देखें, केंद्रक वाला बात करें। देखो ये क्या है, अब Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q, ये सब पॉजिटिव नेचर मान लिया अपन ने कि सेम नेचर है, चाहे ये सारे पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं। Q नोट परीक्षण आवेश अपन ले। अब देखो Q1 और Q नोट दो आवेश हुए कि नहीं हुए, दोनों आवेश हैं तो कूलाम नियम लगेगा। कूलाम नियम लगेगा तो Q1 आवेश जो है वो Q नोट को प्रतिकर्षित करेगा, किधर करेगा, इसको दूर भगाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, F नोट 1, Q1 आवेश के कारण Q नोट पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा। बल हमेशा, बल की दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के अनुदिश। अब देखो ये इन दोनों के मध्य की दूरी है तो इसके अनुदिश ही है। हाँ, ये दोनों समान नेचर के हैं, समान है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव, इस कारण ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इधर धक्का देगा। ठीक है, ऐसे देखो आप, ये Q2 है और ये Q नोट, इन दोनों के बीच की ये दूरी। अब ये दोनों भी समान स्वभाव के, समान नेचर है, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये Q2 इसको इधर धक्का देगा, तो ये लो इधर धक्का लग गया। तो अपने देखो F नोट 2। ऐसे C पर देखो Q3, वो भी पॉजिटिव, Q नोट भी पॉजिटिव, तो अपने दोनों के बीच की दूरी के अनुदिश ये इधर इसको धक्का दिया, तो ये इधर फोर्स लगा दिया इसने F नोट 3। अब देखो परीक्षण आवेश Q नोट पर 3 बल लग रहे हैं, एक तो A शीर्ष के कारण, एक B शीर्ष के कारण, एक C शीर्ष के कारण। तो अगर अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बात करें अपन, अध्यारोपण के अनुसार क्या होगा, परिणामी बल F रिजल्टेंट इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे, F नोट 1 वेक्टर प्लस F नोट 2 वेक्टर प्लस F नोट 3 वेक्टर, इन तीनों का सदिश योग कर देंगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती अगर तीनों समान दिशा में, तो कहीं दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तीनों को अपन जोड़ लेते हुए समान दिशा या विपरीत। लेकिन आप देख रहे हो तीनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर अपने को कह नहीं सकते कि कौन सा धनात्मक आएगा कौन सा ऋणात्मक आएगा। तो पहले अपने इसको सोल्व करें। देखो लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखो आप, F नोट 1 वेक्टर मोड, F नोट 2 वेक्टर मोड और F नोट 3 वेक्टर मोड। अर्थ क्या हुआ कि तीनों बल मान में समान है। मोड का अर्थ क्या हो गया, परिमाण, कि इन तीनों का परिमाण समान है। परिमाण क्यों समान है, देखो आप, A से Q नोट की दूरी, B से Q नोट की दूरी, C से Q नोट की दूरी, केंद्रक की शीर्षों से दूरी क्या होती है, समान। इस कारण दूरियां तो क्या आएंगी, समान। दूसरी, तीनों आवेश समान है, इस कारण बल का मान तो क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, परिमाण के रूप में। तो अब दिशा की बात करें तो दिशा में आप देखो, आप अपन क्या कर सकते हैं, F नोट 1 वेक्टर व F नोट 2 वेक्टर बलों पर समांतर चतुर्भुज नियम लगाने पर, चतुर्भुज नियम लगाने पर, नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के रूप में हो, किसके रूप में हो, आसन्न भुजाओं के रूप में। तो ये देखो ये समांतर चतुर्भुज बना, ऐसे डैश डैश करके आगे अपन बनाना चाहें तो उस स्थिति में परिणामी बल उसका विकीर्ण होता है। तो विकीर्ण फॉर्मूला क्या होता है वो देखो आपको। तो अपन क्या करें, F नोट, मतलब जो इन F नोट में इन दोनों का रिजल्टेंट F नोट R मान लूँ तो वो क्या होगा, अंडर रूट, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, F नोट 1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F नोट 2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2F1 नोट वेक्टर का मोड, F2 नोट वेक्टर का मोड कोस थीटा। थीटा यहाँ कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये थीटा कितना आएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ठीक है, इसका ना अगर यहाँ पर अपन रिजल्टेंट देखें तो ये क्या आ जाएगा, देखो F नोट 1 वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस F नोट 2 का स्क्वायर प्लस 2F नोट 1 वेक्टर मोड 2 वेक्टर मोड इंटू
1/2। ठीक, अब ये देखो यहाँ से अपने देखा है कि तीनों फोर्स क्या है, सेम है। सेम है तो अपने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इन तीनों को सेम है तो इसके रिजिजुअल अपन कोई भी एफ मान लिया टोटल, तो अपने कहते हैं कि एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू -1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, -2f तो ये हो जाएगा देखो 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, तो इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया, f। मतलब इन दोनों बलों का अपने परिणामी बल निकाला किसके, आसन्न भुजाओं, मतलब किसके, समांतर चतुर्भुज नियम से। तो वो मान वो किसके रूप में आएगा, इसकी विकिरण के रूप में। तो विकिरण तो इसका इधर ही आएगा चतुर्भुज का, और इसकी वैल्यू क्या आई, एफ को ही। इन दोनों का रिजल्ट ये एफ आ गया। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि एफ इज इक्वल टू F03, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों का सेम है। और आपने यहाँ पे देखा है कि F01, F02, F03 इनकी वैल्यू सेम है। तो बताओ इन दोनों में सेम, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F03 वेक्टर। लेकिन देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो बताओ दिशा में विपरीत है कि नहीं है, दिशा में विपरीत है। वैल्यू में सेम आए तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक पर रखे परीक्षण आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, और त्रिभुज कौन सा लिया आपने, समबाहु की बात है, समबाहु के त्रिभुज की दोबारा समझ सकते हो। अपने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों पर समान परिमाण के आवेश हैं और इनके केंद्र पर एक परीक्षण आवेश रखा है। अगले ने कहा कि इस परीक्षण आवेश पर परिणामी बल निकालो। तो हमें पहले अलग अलग शीर्षों से बात करेंगे। ए शीर्ष के कारण इस पर लगने वाला बल, डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन अपर इधर आएगी, ऐसे इसकी ये। फिर अपने देखा कि ये दोनों बल क्या है, आसन्न भुजा के रूप में, तो इन दोनों का परिणामी बल निकाला, उसकी दिशा इधर आएगी। फिर इसका इन दोनों का परिणामी बल का मान और इस शीर्ष जो सी है इससे आने वाले बल का मान सेम है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका नहीं आपस में कैंसिल होकर इस पर रिजल्टेंट 0 आ गया। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ये बहुत, वैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं सब में बहुत काम में आता है कि जैसे मान लो आपके वर्ग के लिए आ गया, कैसे आ गया, वर्ग आपसे कह दिया कोई वर्ग है। ठीक है, ये लो वर्ग, इसका ए शीर्ष ले लिया, बी शीर्ष ले लिया, सी शीर्ष ले लिया, डी ले लिया। आपने कहा ए पर Q1 बराबर Q, इस पर भी Q2 बराबर Q, Q3 बराबर Q और Q4 इज इक्वल टू Q। अब जरूरी नहीं है आप मतलब चारों सेम ले, आप प्लस माइनस ले सकते हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। अपने को यहाँ पर मेनली दिशा निकालना है। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि शीर्ष ए पर परिणामी बल निकालो, परिणामी बल। ठीक है, अब वर्ग है तो भुजा आपकी मर्जी है, तो ए मान लो, सारी सेम ही होंगी वर्ग की भुजा तो। लेकिन आपसे क्या कहा, ए पर जो है ना, इस पर परिणाम। अब देखो ए पर जो आवेश रखा है Q1, इस पर कौन कौन पर लगाएगा, Q2 लगाएगा, कौन लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Q4 भी लगाएगा। अब देखो Q1 और Q2 सेम है, मतलब दोनों धनात्मक है। तो बताओ Q1 को Q2 प्रतिकर्षित रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा, रिपल्सन करेगा। मतलब बल की डायरेक्शन निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी के अनुदिश। और प्रतिकर्षण मतलब ये Q2 इसको इधर धक्का देगा कि भाई दूर हट, तो ये इसको इधर धक्का दिया तो ये इधर जाएगा, ऐसे Q1 को इधर धक्का मारेगा Q2। तो अपने कह दिया कि भैया F12 एक पर दो ने बल इधर लगाया। ठीक है, ऐसे आप देखो Q4 पर जाओ, Q4 भी प्लस, ये भी क्या है प्लस, इन दोनों के बीच की अनुदिश दूरी ये। अब बताओ ये इसको इधर धक्का मारेगा या नहीं मारेगा, भाई समान है तो प्रति, ये इसको इधर धक्का दे देगा, भैया इधर जा। तो अपन कहेंगे F14 दो के कारण तो दिशा निकाल ली, लेकिन एक तीसरा और बचता सी पर कौन है, Q। ये देखो यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे करते ये इनके बीच की दूरी, तो ये भी इसको प्रतिकर्षणी करेगा, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा कि तो भैया इधर जा।
और इस पर आंसर आ जाएगा कोई भी F13। अब देखो आप शीर्ष ए पर 3 बल हो गए, F12, F14, F13। ठीक है, ये तीनों बल हो गए। इन तीनों बलों में से अपने को परिणामी बल निकालना है। तो भाई वही चीज़ तो अध्यारोपण, तो आप सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? सॉल्यूशन F रिजल्टेंट क्या आएगा? आप हो गए F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। ठीक है, अब ये तो पता लग गया। अब यहाँ से देखो आप 14 और 12 ये दोनों सदिश आसन भुजा हुए कि नहीं हुए वापस एक समांतर चतुर्भुज की, तो अपन कह सकते हैं F12 व F14 का परिणामी बल। परिणामी बल क्या आएगा? देखो परिणामी बल क्या होगा, वही चीज अंडर रूट F12 का स्क्वायर मोड लिखे प्लस F14 का मोड का स्क्वायर प्लस 2F12 और F14 कोस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट निकाल लें। अब यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 90। देखो ये इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है कि नहीं? तो कोण क्या आ गया? 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो 12 इन दोनों के लिए Q तो सेम, डिस्टेंस A। 14 के लिए भी देखो आवेश सेम, डिस्टेंस A। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि F12 का मोड इज इक्वल टू F14 का मोड। तो अपन इसको डायरेक्टली ले सकते हैं F परिणामी अंडर रूट 2F12 या अंडर रूट 2F14, कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप ये दोनों सेम। अब इन दोनों का जो परिणामी बल है वो ये आया, किस पर आया? इन दोनों के बीच में विकिरण। तो विकिरण इधर आ गया, तो यहाँ पर आपका ये जो भी आपने रिजल्टेंट आप मान लो इसको F14 की बजाय वो जो भी आपने इसको FR मान लो, तो ये इधर हो जाएगा FR। अब इन दोनों का परिणामी बल तो क्या आ चुका है? ये इन दोनों का परिणामी बल ये आ गया F13 है। तो आप क्या कहोगे? अब शीर्ष ए पर परिणामी बल, परिणामी बल, तो अब क्या कहोगे आप? F A इज इक्वल टू FR वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ठीक है, अब देखो FR और F13 दोनों समान दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सदिश है तो भी। अब इन दोनों की आप वैल्यू निकाल सकते हो आप सब, तो आप भी जानते हो। देखो F13 बराबर क्या होगा? KQ1 इंटू Q3 बट्टे R13 वेक्टर का होल स्क्वायर। 13 के कौन सी दूरी आएगी? ये 13। ठीक है, और ये दूरी क्या मान लो आप? 12, और ये दूरी क्या मान लो आप? 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका F13। ठीक है, ऐसे अगर आप बात करो FR, तो FR देखो क्या निकाला है, या तो 12 हो या 14, अन दोनों का अंडर रूट में 2। तो देखो FR इज इक्वल टू आप क्या कहोगे? अंडर रूट 2 इंटू क्या होगा? K गुणा Q1 गुणा या तो Q4 ले सकते हो या क्या ले सकते हो? Q2 अपॉन R14 का मोड का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की आप वैल्यू अगर आपको एग्जाम में देगा तो Q1 की वैल्यू या Q2 कुछ ना कुछ तो दी हुई होगी, नहीं तो देगा तो वो पुट कर देना। जैसे ये अपने क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो अपने पुट क्या हो जाएगी? K गुणा Q अपॉन R13। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, ये समकोण त्रिभुज बना नहीं बना, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या जाएगा? अपन बात कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू R13 का स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं R13 का मोड इज इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर, या R13 का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए, ये दूरी आ गई। और आपकी R12 या ये सब क्या है? ए अपन पहले से मान रखिए हैं, तो इसके इज इक्वल टू अपनी बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए का होल स्क्वायर।
और ऐसे इसकी वैल्यू पुट करें एफ आर की तो क्या आएगी √2 इंटू के गुणा क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर देना और रिजल्टेंट मान आ जाएगा। ये एक अपना अध्यारोपण सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने एक ही टॉपिक डिस्कस कर पाए हैं अपन अध्यारोपण सिद्धांत, लेकिन ये बहुत मोस्ट इसलिए है क्योंकि जब तक आप फिजिक्स में जो पढ़ा है उसको अगर अप्लाई करना नहीं जानोगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या करें। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया कि किसी भी निकाय में अगर कोई आवेश रखा है उस पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल वो सबके आवेशों के कारण अलग अलग हुआ, कोई F1 F2 F3 ऐसे, और आपसे क्या परिणामी बल बताओ तो आप क्या करोगे, उन सब का क्या करना पड़ता है सदिश योग। ठीक है, अब ये तो स्टेटमेंट तो 2 लाइन का है, अध्यारोपण का परिणामी योग हमने सदिश योग कर दिया, लेकिन मेनली क्या है कि अपने को सदिश योग कर तो दिया, लेकिन इसको अगर अप्लाई करना नहीं आए तो फिर क्या फायदा। इसका ना अपन ने 2 एग्जाम्पल, एक तो समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज लिया, उसके 3 शीर्ष थे, तीनों शीर्षों के ऊपर क्या हुआ सेम आवेश रख दिया और उसके केंद्रक को एक परीक्षण आवेश रख दिया। हमने कहा इस केंद्रक पर लगने वाला परिणामी बल, तो आपको उसके कारण आपने क्या डायरेक्शन देखी आपने, और फिर अपन ने समांतर चतुर्भुज के नियम से लगाते हुए अपने मान निकाला, तो अपने निकाला था इसके केंद्रक पर मान कितना आया 0 है। दूसरा अपन ने किस में कोशिश करी, इसमें समांतर चतुर्भुज में समझने की। देखो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बलों का मान, देखो एक बलों की दिशा और देख लो आप, 1 सेकंड का काम है, बल की दिशा आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैसे निकलती है। देखो ये Q1 प्लस Q2 प्लस, ठीक है, दोनों आवेश इनके बीच की दूरी अपन क्या ले लें, कोई भी ले लिया R। अब देखो इस पर बल लगाएगा, Q1 पर Q2 बल लगाएगा, कौन सा लगेगा प्रतिघर्षण, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा तो इसके अनुदिश इधर लगा दो आप F12। ऐसे Q1 Q2 को धक्का मारेगा, ये क्या कहेगा F21, ये दोनों बल। ऐसे अगर ये Q1 प्लस का होता है, ये मान लो माइनस का होता, तो देखो इनके बीच में क्या होता, Q1 Q2 को खींचता कि नहीं खींचता कि आप इधर मेरी तरफ आओ, तो ये इधर कौन लगाता कि Q1 F12। ऐसे अगर इस पर जाओगे तो ये इसको इधर खींचता कि आप इधर आओ, तो ये हो जाता F21। आकर्षण में देखो तीर ऐसे आएंगे और प्रतिकर्षण में तीर ऐसे, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है ना। देखो लेकिन फर्क ये है, देखो ये Q1 पर अब Q2 के कारण बल की दिशा इधर है, ये आकर्षित होकर है, नहीं सॉरी उल्टा, आपको दोबारा समझाओ मतलब प्लस Q1 और प्लस Q, ये सॉरी माइनस Q2। अब देखो Q1 है, Q1 के ऊपर गए, Q1 क्या करेगा Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि आप इधर आओ, Q2 पर जाओगे तो ये क्या कहेगा आप इधर आओ, ये इधर आकर्षित करेगा। तो ये दोनों हेड, देखो जो वेक्टर होता है ना उसके हेड आमने सामने है और प्रतिघर्षण में टेल। देखो प्रतिघर्षण में हमेशा ऐसा बनेगा, प्रतिघर्षण ऐसे, एक बल इधर जाएगा दूसरा बल इधर जाएगा, मतलब ये देखो पूंछ टेल एक साथ आएंगी, और आकर्षण में क्या होगा हमेशा देखो ऐसे बनेगा, एक बल इधर आएगा दूसरा बल इधर आएगा, तो आमने सामने कौन होंगे हेड आएंगी, और इसमें क्या आती है टेल, ठीक है। इसमें तो पूंछ रहनी है, इसमें हेड रहनी है। इस प्रकार आप जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप बलों की डायरेक्शन अगर आपने सही निकाल ली तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना दोस्तों। देखो ये आज अपन ने अध्यारोपण सिद्धांत समझा है, कल अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी बच्चे मतलब बीच में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप कंटिन्यूसली वीडियो देखें, पहले फर्स्ट देखें फिर सेकंड देखें फिर थर्ड, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीच बीच में एक एक टॉपिक देखो तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, ठीक है। और आपको कोई भी कमी लगे या कुछ चेंज करना हो तो आप वीडियो जब भी देखें तो उसके नीचे अपने कमेंट के रूप में अपने सुझाव जरूर लिखें, जिससे अपन लगातार सुधार कर सकें और अपना प्रयास सफल हो सके, ठीक है। थैंक्स।